मुख्तलिफ रिश्तों की माला में पिरोए इंसान मुख्तलिफ मसाइल का भी शिकार रहते हैं। चाचा, मामू, पुप्पी और खाला के बेटों और बेटियों की एक दूसरे से शादी या दो बहनों की एक ही घर में दो भाइयों से शादी बज़ाहिर तो बहुत खुशी से की जाती है, मगर बाद में यही लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, इसलिए कि बाज़ दफ़ा जायदाद और कई दफ़ा बच्चों की शादी से जुड़े मामलात उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देते हैं। दुश्मनी और कत्ल गारत का ये सिलसिला कोई नया नहीं, बल्कि सदियों से मुख्तलिफ इंसान लालच और खुदगर्जी की वजह से एक दूसरे की जान लेते चले आए हैं। इसके बावजूद वो माजी के बहुत सारे खूनी वाक़यात से सबक हासिल नहीं करते और इख्तिलाफात को बातचीत के बजाय लड़ाई झगड़े से ख़त्म करने की कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं, जिसका नतीजा खून खराबे की सूरत में उनके सामने आता है और उनकी पूरी ज़िंदगी सिवाय पछतावे के उन्हें कुछ नहीं देती। कभी ज़मीन जायदाद के लिए रिश्तों का खून सफ़ेद हो जाता है और कभी बुरी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इंसान हर हद पार कर जाता है। ये सब कुछ करते वक्त उसकी नज़रों में किसी रिश्ते, नाते या इंसानियत की कोई अहमियत नहीं होती। जायज़ नाजायज़ परवाह किए बगैर उसकी नज़र सिर्फ अपने मकसद के हुसूल पर लगी रहती है। लाहौर के एक शख्स के जहन में भी इंसानियत के बजाय रुपए पैसे और माल और दौलत के अलावा नाजायज इंसानी ख्वाहिशात का लालच भरा हुआ था। आइए देखते हैं इस लालच के हाथों मजबूर होकर उसने एक खातून, उसकी बहू और पोते के साथ क्या सलूक किया। लाहौर के इलाके नसीराबाद में नामालूम अफराद ने एक घर में घुसकर मोमर खातून कनीज फातिमा, उसकी बहू 32 साला रूबी और पोते 4 साला अब्दुल वली को तेजधार आले के वार करके मौत के घाट उतार दिया। तेहरे कत्ल की इस वारदात से पूरे इलाके में खौफ और रास फैल गया। ये माशाल्लाह 40-50 साल से इधर के रहने वाले हैं, शरीफ लोग हैं और माशाल्लाह सारा का सारा घराना और ख़ानदान इनका नमाजी परहेजी है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, खुदा ना खास्ता मोहल्ले में किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई ऐसा इशू ही नहीं है आज तक इनका। आज अभी पता चला है बस मोहल्ले में जो आपके सामने है कि उनकी अपने जो हमीद साहब हैं उनकी वाइफ का, उनकी अपना बहू का और उनके पोते का सुना है कि बस कोई आया है और उनके घर में घुस के उनको छुरियाँ मार गया। अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा जो भी सूरत। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि फोरेंसिक टीम ने जाए वकुआ से शवाहिद और फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। एक माँ को और एक बेटे को कत्ल किया गया है, उसके साथ एक जख्मी इसकी सास थी, औरत थी, वो जख्मी थी, उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया लेकिन वो भी जख्मों के दाव नहीं ला सकी, उसकी भी डेथ हो गई है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में भी हमने अभी क्राइम सीन को देख रहे हैं, फर्दर जो भी इसमें फोरेंसिक की जो एविडेंस होगी उसको भी देखेंगे, इनके जो बाकी रिश्तेदारों से और यहाँ के करीब लोगों की जो हमें लीड मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। होपफुली वी विल ट्राई, हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ये ट्रेस हो जाएगा। हमने 2-3 लोगों को शक की बिना पे डिटेन किया है, लेकिन अभी इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने देखा कि किस तरह एक सफाक कातिल ने रूबी, उसके बेटे वली और सास कनीज बीबी को कत्ल कर डाला। कातिल कौन था? बुरसा के साथ साथ पुलिस भी इस सवाल का जवाब जानने के लिए तगोदो कर रही थी। क्या पुलिस कातिल तक पहुंच पाई? आइए जानते हैं। पुलिस ने जाए वकुआ से मिलने वाले शवाहिद और घर वालों के मोबाइल फोन डाटा की मदद से तफ्तीश का आगाज किया। पुलिस के सादापोश अहलकार भी इलाके में तैनात किए गए। पुलिस के शक के दायरे में मकतूलीन का एक रिश्तेदार मोहम्मद अजीम आ गया, जिसके हाथ पर चोट लगी हुई थी और उसका कहना था कि ये रिक्शे से गिरने के बाइस लगी और वो वकुए वाले दिन अस्पताल में पट्टी करवाने आया था। ब्लाइंड मर्डर था और किसी को इसके बारे में कोई क्लू नहीं था। इसमें हमने बेसिकली इसको फिर ट्रेस किया इस तरीके से कि जब मौका देखा और क्राइम सीन देखा उसमें ब्लड गिरा हुआ था और जिसको हमने ब्लड को फॉलो करते करते जब देखा कि छतों के ऊपर से और जिस तरह से ये बंदा भाग के गया है, तो दैट वाज द मेन क्लू जिससे हमें ये पता चला कि ये बंदा ज़ख्मी है। फिर जितने भी इर्द गिर्द की डिस्पेंसरीज़ और जो भी छोटी क्लिनिक्स थी वहाँ पे पता कराया गया कि इस तरह की कोई इलाज मुआवजे के लिए आया है जिसके हाथ पे कोई कट लगा हुआ है। तो वहाँ से हमें एक डिस्पेंसरी से पता चला कि एक बंदे के हाथ पे कट लगा था और उसको हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया है। अब ये हमें नहीं पता था किस हॉस्पिटल में वो बंदा गया है,
2-3 हॉस्पिटल्स में हमने अपने पुलिस वाले भेजे और वहाँ पे पता कराया कि कोई ऐसी ट्रीटमेंट किसी ने कराई हो, तो हमें अल्टीमेटली क्लू मिला कि सर्विसेज हॉस्पिटल में एक आदमी के दाएं हाथ पे कट लगा है और उसको बाकायदा स्टिचेस लगे हैं 4 से 5। पुलिस ने उसे थाने बुलवाकर पूछताछ की तो उसने मतजाद बयानात दिए, जिस पर पुलिस ने उसे रवायती तफ्तीशी मराहिल से गुजारा तो उसने तीनों को कत्ल करने का इतराफ कर लिया। नाम पता और घर वगैरह मालूम किया और वहाँ से इसको रात को हमने पिक किया। उसके बाद फिर इसकी इंटेरोगेशन की गई, जिसमें उसने डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी। पहले उसने ये स्टेटमेंट दी कि उसका जो हस्बैंड है खातून का, वो भी इसके साथ इन्वॉल्व था। वो हस्बैंड की हमारे पास ही है, उस पर मज़ीद अभी इंटेरोगेशन करेंगे। पुलिस की तफ्तीश रंग लाई और आखिरकार कातिल गिरफ्तार हो गया। कातिल कौन था? आइए जानते हैं कि लालच किसी भी चीज का हो, इंसान को किस अंजाम तक ले जाता है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजम इमरान ने इंकशाफ किया कि वो मकतूला रूबी के करीब था। रूबी का अपनी सास के साथ लड़ाई झगड़ा रहता था, जिस पर उसने इमरान को कहा कि उसे रास्ते से हटा दे। इमरान की 2 बहनों की शादी रूबी के भाइयों से हुई थी, जिसकी वजह से इमरान ने कनीज फातिमा को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। मगर वकूए वाले रोज रूबी के अचानक शोर मचा देने पर उसने रूबी और फिर पकड़े जाने के डर से उसके बेटे को भी मार डाला। और बाद में से अपना मौक़िफ़ चेंज किया कि इसकी वाइफ जो बेसिकली रूबी है, जिसकी डेथ हुई है, जिसको मारा है इसने, उसके साथ प्लान आउट किया था इसकी सास को मारने के लिए। सो इससे इसने कॉन्फ्लिक्टिंग 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि मर्डरर ये है। लेकिन इसमें जो मज़ीद पहलू हमारे सामने आते हैं कि कोई और कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो सकता है, उसकी हम मज़ीद इंटेरोगेशन करेंगे। और वो भी उसका हस्बैंड जो है रूबी का, वो भी हमारी कस्टडी में है और उसको भी हम इंटेरोगेट करते रहेंगे। और मुद्दई ने 2 लोगों को नॉमिनेट किया, डेफिनेटली उनकी भी इंटेरोगेशन की जाएगी कि इसके साथ कोई और भी इन्वॉल्व था या ये अकेला ही इसमें शामिल था। ये बयान करता है कि दोनों सूरतों में कि इसकी डायरेक्टली इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। अब मारने ये उसकी सास को आया था बेसिकली, जो रूबी है, और रूबी ने शोर मचा दिया और उसने रूबी को ही मारा। और बच्चे को उसने क्योंकि शनाख्त कर लिया था, क्योंकि ये रिलेटिव्स हैं आपस में। ये जो इमरान का जो है वो चचाजाद भाई है और इसकी बहन की शादी भी इमरान के भाई के साथ, इरफान के साथ हुई हुई है। ये तो आपने देख ही लिया कि कातिल ने 3 अफराद को क्यों और कैसे हलाक किया और उसके बाद पुलिस के हाथों कैसे गिरफ्तार हुआ। मगर अभी तक आप ये नहीं जान पाए कि ये सब कुछ उसने क्यों किया। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे और आपको बताएंगे कि कातिल ने ये जालिमाना फैसला क्यों किया था। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक जुनूनी कातिल ने एक साथ 3 अफराद को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद वो जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया गया था। आइए देखते हैं कातिल ने 3 जीते जागते अफराद को किसके कहने पर कत्ल किया। हम ये भी देखेंगे कि किसी के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उस गड्ढे में कैसे गिरता है। मुलजम इमरान का कहना है कि उसने छुरी एक मुर्गी फरोश की दुकान से चोरी की थी और एक छुरी उसने खरीदी थी। वो मंसूबे के मुताबिक घर में आया। उस वक्त घर में कनीज फातिमा, रूबी और अब्दुल वली के अलावा और कोई ना था। उसने कनीज फातिमा पर हमला किया तो रूबी ने अचानक शोर मचा दिया। उसके खामोश ना होने पर कैश में आकर उस पर भी हमला कर दिया और बाद में पकड़े जाने के डर से बच्चे को भी मार डाला, जिसके बाद दीवार फैलाकर वो फरार हो गया और खून आलूद कपड़े तब्दील कर लिए। वो हाथ पर छुरी लगने से जख्मी हो गया था, इसलिए रिक्शे से गिरने का बहाना करके पट्टी करवाने अस्पताल चला गया। उसने कहा नहीं करना है आपने ये मेरे लिए, प्लीज रिक्वेस्ट की उसने। तो मैंने कहा सिर्फ एक ही, कहती हाँ सिर्फ एक ही, आप करके निकल जाना ऊपर से, छत से या नीचे से निकल जाना। मैंने कहा ठीक। जब इतनी बात हुई है तो मैं एक दिन पहले उसने मुझे टाइम दे दिया कि 4:30 बजे इतने बजे आपने आ जाना। मैंने कहा ठीक है। आ गया मैं छुरियाँ लेके, जो भी ऊपर आया उसको टाइम को ख़त्म किया। ख़त्म करके जब साइड पे हुआ तो रूबी शोर करना शुरू कर दिया उसने। जब वो शोर कर रही थी तो मैंने उसको मना किया, शोर क्यों कर रही। उसने कहा ये तूने क्या किया। मैंने कहा जो भी किया आपके कहने पे किया है, मैं कोई अनमोल नहीं था ना, मैं करना चाहता था ये। उसने कहा नहीं ये अच्छा नहीं हुआ। वो शोर और करने लग पड़ी बाहर निकल के टेरिस पे।
फिर उसके मुंह के ऊपर हाथ रख के पीछे लाया हूँ उसको भी खत्म कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम ने कत्ल के बाद वहां से रकम और जेवरात भी लूटने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। उसके खिलाफ चालान मुकम्मल करके जल्द ही अदालत में भिजवा दिया जाएगा। जबकि वुसा ने मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जराइम की मुख्तलिफ वारदातों के हक़ाइक़ जानते हुए भी कुछ लोग पुलिस से उन्हें छुपाए रखते हैं। इसके पीछे या तो जायदाद के मामलात होते हैं या घरेलू नाचाकियाँ और दुश्मनियाँ शामिल होती हैं। बाज़ दफ़ा किसी को फंसाने के लिए भी असल हक़ाइक़ छुपाए जाते हैं या उस पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इसका कोई फ़ायदा तो नहीं होता। हाँ, तफ्तीशी इदारों और टीमों के साथ मुकदमे के साथ जुड़े अफराद के वक्त और पैसे का नुकसान जरूर होता है। ऐसा ही एक वाकया थाना सदर बैरूनी के इलाके में पेश आया था, जिसमें एक जहनी मरीज ने खुदकुशी की, मगर उसके बुरसा बजिद रहे कि उसे कत्ल किया गया है और उसका इल्जाम उसकी बीवी पर लगा दिया गया। बिलाखिर ये केस खुदकुशी करार दे दिया गया। थाने में जब भी कोई दरखास्त दहिंदा जब दरखास्त देता है और किसी पर इल्जाम लगाता है तो पुलिस के फराइज में शामिल है कि वो मुद्दई की दरखास्त पर मुकदमे का इंदराज करे और फिर तफ्तीश करे। मुद्दई का काम होता है कि लगाए गए इल्जामात को सच साबित करे। अगर कोई कंप्लेनेंट ये शिकायत करता है या कंप्लेंट करता है कि मेरा ये भाई, बेटा, वालिद मर्डर हो गया है, बेशक वो इस चीज़ को नज़र आ रहा होता है, उनको भी आ रहा होता है, फर्स्ट टाइम ऑन द क्राइम सीन पुलिस को भी समझ आ रही होती है, मगर पुलिस बाउंड है कि उनकी कंप्लेंट पे रिपोर्ट दर्ज करने की। बाज़ दफा इल्जामात लगाने वाले को भी मालूम होता है कि वो जो दरखास्त दे रहा है वो हकायक के मुनाफी है, लेकिन पुलिस पाबंद है कि वो मुद्दई की दरखास्त पर मुकदमे का इंदराज करे और उसके बाद अपनी तफ्तीश करे। अगर ये इल्जामात झूठे साबित हो जाएं तो उसमें तहकीकाती इदारों का वक्त और अखराजात ज़ाया होते हैं, जिसका नुकसान सबको होता है। जो अपनी FIR में या अपनी कंप्लेंट में लोग किसी दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, तो पुलिस की ड्यूटी में ये शामिल है तफ्तीश के दौरान के सबसे पहले उस बात को वेरीफाई किया जाए, उसको साबित करना जो है वो कंप्लेनेंट साइड का काम होता है। वो अपने मौक़िफ़ को किस हद तक साबित कर सकते हैं। 23 जनवरी 2000 में केस दर्ज हुआ कि फरहान बुखारी कराची से रावलपिंडी मुंतकिल हुआ था, जिसे तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया था। क्या ऐसा ही था या मामला कुछ और था? थाना सदर बैरूनी की पुलिस को 23 जनवरी 2018 को इत्तला मिली थी कि गुलबहार कॉलोनी में एक फरहान बुखारी नामी शख्स ने अपनी गर्दन पर तेज धार आला फेरकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस जब मौका पर पहुंची तो हालात और वाकयात भी कुछ ऐसे ही थे। ये 23 जनवरी को 2018 को एक वाकया पेश आया थाना सदर बैरूनी के हदूद में। ये हाउसिंग सोसाइटी के साथ गुलबहार कॉलोनी है। वहाँ से ये एक इतला SHO थाना सदर बैरूनी को मसूल हुई कि इस तरह एक आदमी ने अपने हाथ से अपना गला काट के खुदकशी कर ली। तो पुलिस ऑन द स्पॉट मौका पे चली गई। होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीम भी मौका पे गई, PFSA की टीम भी मौका पे गई। जब पुलिस खुदकुशी की कार्रवाई करने लगी तो फरहान का भाई अदनान कराची से आया। उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसका भाई अपनी बीवी अंदलीब काजल के हमरा रावलपिंडी मुंतकिल हुआ था। उसे उसकी बीवी अंदलीब काजल ने ही कत्ल किया है। पुलिस ने उसके भाई की दरखास्त पर कत्ल के मुकदमे का इंदराज कर लिया और अपनी तफ्तीश का आगाज किया। उसके जो हकीकी भाई हैं वो कराची में थे, उनके साथ सैयद अदनान बुखारी, उनके साथ जब कंप्लेंटेंट अंदलीब जो उसकी बीवी थी उसका रब्ता हुआ तो उसने फिर रोक दिया कि जब तक हम नहीं आ जाएं, हम अपने भाई को देख ना लें, तो उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई है वो की जाए। तो उन्होंने आके फिर कंप्लेंट की कि क्योंकि इस लड़की के साथ दूसरी शादी थी अंदलीब के, तो उन्होंने कहा कि या इस लड़की ने खुद कत्ल किया है या किसी से करवाया। तो उस कंप्लेंट पे जो है वो अंडर सेक्शन 302 मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी तफ्तीश जो है वो बाकायदा अमल में लाई गई।
फरहान की काजल से दूसरी शादी थी। ये शादी कराची में हुई, जिसके बाद दोनों रावलपिंडी मुंतकिल हो गए। जहनी बीमारी की वजह से उसकी नौकरी भी चली गई और रावलपिंडी मुंतकिल होने के बाद पता चला कि फरहान ने खुदकुशी कर ली है। तफ्तीशी टीम ने ये बात साबित भी कर दी। कैसे, आइए जानते हैं। तफ्तीश के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि फरहान की अंदलीब काजल के साथ ये दूसरी शादी थी और फरहान ज़हनी तौर पर बीमार भी था। इसी बीमारी की वजह से उसकी PIA की नौकरी भी चली गई थी, जिसके बाद वो अपनी बीवी के साथ कराची से रावलपिंडी मुंतकिल हो गया था, जहां अंदलीब काजल ने आकर नौकरी भी शुरू कर दी थी। पुलिस को पहले दिन से अंदाजा था कि फरहान ने खुदकुशी की है, लेकिन उसके घर वाले पुरानी नाचाकी की वजह से अंदलीब काजल पर इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस ने बरामद होने वाली छुरी से DNA के नमूने हासिल किए, जो फरहान से ही मैच कर गए। अंदलीब काजल का पॉलीग्राफी टेस्ट भी लिया गया और पुलिस ने फरहान के मोबाइल से उसका डिलीटेड डेटा भी हासिल किया, जिसमें उसके खुदकुशी से मुतल्लिक मैसेजेस भी पुलिस को मिल गए, जिसके बाद पुलिस ने इस वाक़े को बाकायदा तौर पर खुदकुशी करार दे दिया। हमें भी ये पहले दिन से नजर आ रहा था कि ये जो हालात हैं इस तरह के, मगर तफ्तीश को प्रोसेस करते हुए ये टाइम भी लगा। जो साइंसी तरीक़ाकार है उसमें ये क्राइम सीन यूनिट की मदद से जो मौके से वो तेज़दार छुरी मिली, उसको भी पैक करके भेजा गया। उसके फिंगरप्रिंट के लिए भी अप्लाई किया गया, उसका DNA भी जो है वो भी करवाया गया। इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी PFSA से इस लड़की का करवाया गया, अंदलीब उर्फ काजल का, जो भी नेगेटिव आया। उसके बाद फिर जो इनके इस्तेमाल में टेलीफोन थे, मोबाइल फ़ोन थे, उनकी फरांजिक जो है वो FIA से करवाई गई। ये सारी चीज़ें हमने उसमें उनके डिलीटेड डाटा में ये चीज़ सामने आई कि अपनी ज़िंदगी में अपनी बीमारी की वजह से सुइसाइड करने को वो डिस्कस कर चुका था। फरहान के घर वाले जानते थे कि वो ज़हनी तौर पर बीमार है और हालात वाक़यात देख के शायद उनको भी अंदाजा था कि फरहान ने खुदकुशी की है, लेकिन घरेलू नाचाकी का बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया, जिसके नतीजे में उनके अखराजात और वक्त का ज़िया तो हुआ, साथ ही तहकीक करने वाले इदारों का भी हुआ, जिसका नुकसान दीगर मुकदमात में भी सामने आया होगा। इसलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हक़ाइक़ जो बिलाखिर सामने आते ही हैं, उनकी रोशनी में केस को चलाया जाए, ताकि किसी को भी किसी किस्म का नुकसान ना हो और कोई बेगुनाह ना करता गुनाह की सजा ना भुगते। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। बहुत सारे मामलात में ऐसा नहीं होता जैसा नजर आता है, मगर कत्ल की वारदातों में किसी को मुल्जिम साबित करने के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि पुलिस को ऐसे शवाहिद मिलें जिससे वो ये अंदाज़ा लगा सकें कि मकतूल को कत्ल किया गया है या उसने खुदकुशी की है या किसी हादसे की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। दीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।